गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से जीके 95 पीरियड में आपका स्वागत है। और ले चलते हैं आपको गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको बता दिए कि हमारे गंगा नदी का नाम कैसे पड़ा, किन किन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है, और वह गंगा नदी का निर्माण किस स्थान पे गंगा नदी कहा गया है। हमारा जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब दोनों जहां मिलती है तो उस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों देवप्रयाग के नाम आपको बता दिए थे कि जब दोनों नदियां मिलती है तो उस स्थान का नाम देवप्रयाग हो जाता है। जब देवप्रयाग हो जाता है तो उस जगह गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। पवित्र नदी गंगा, हमारा वहां से गंगा नदी रिवर गंगा या रिवर ऑफ गंगा नदी कहलाने लगती है। तो वहां से गंगा नदी का निर्माण होता है। अब ले चलते हैं हमारी गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो उन गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में आपको बताएंगे कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो ले चलते हैं। हमारा पहला रामगंगा। आप रामगंगा का नाम सुने होंगे कि रामगंगा नदी रामगंगा रामगंगा आपको बता रहे हैं गंगा की सहायक नदियां हैं। रामगंगा नदी कहाँ पे है आपको बता रहे हैं गंगा नदी रामगंगा रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। एक मिनट दोस्तों। रामगंगा उत्तराखंड। रामगंगा जो नदी है, रामगंगा नदी के किनारे रामगंगा नदी के किनारे एक हमारा महत्वपूर्ण पार्क है, जिस पार्क का नाम है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। उस पार्क का क्या नाम है? रामगंगा नदी के किनारे हमारा एक पार्क है। उस पार्क का नाम है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। इस पार्क का सब एवं जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क है। और एक साथ साथ भारत का सर्वप्रथम पार्क कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम पार्क जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क है, जिसका निर्माण 1935 ईस्वी में किया गया था। किसमें किया गया था? 1935 1935 में इस जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क का निर्माण किया गया था। और यह जो हमारा रामगंगा नदी है, यह कहाँ कहाँ पे आके इसके रामगंगा नदी के किनारे कौन कौन से जिले मुख्य रूप से हैं? तो आपको बताते हैं बरेली और मुरादाबाद। यूपी के बरेली और मुरादाबाद इस रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। बरेली मुरादाबाद। और रामगंगा नदी हमारे गंगा नदी में कहाँ पे आके मिलती है? आपको बता रहे हैं कि हमारा जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी और रामगंगा नदी कहाँ पे आके मिलती है? तो ये कन्नौज में रामगंगा और आके गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में। रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में। रामगंगा गंगा नदी में कहाँ आकर मिलती है? तो यह है कन्नौज। का है? कन्नौज। कन्नौज में रामगंगा नदी गंगा नदी में आके मिल जाती है। ये हो गया रामगंगा नदी का। अब इसके बाद अब गंगा नदी की दूसरी नदी है जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती।
रामगंगा नदी की दूसरी नदी गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख जिले हैं? तो आपको बता रहे हैं गोमती नदी के किनारे प्रमुख प्रमुख जिले लखनऊ और जौनपुर हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब इसके बाद आता है कौन सा नदी आता है? इसके बाद घाघरा। घाघरा घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ से? आपको बता रहे हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ से बहती है? आपको बता रहे हैं कि घाघरा नदी हमारा नेपाल के पास तिब्बत नेपाल के पास तिब्बत के मस्सातुंग के पास से निकलती है। जो इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कड़ली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? कड़ली। आपको बता रहे हैं नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कड़ली। एक कड़ली के नाम से जाना जाता है। ये हमारा घाघरा नदी है जो भारत में इसको घाघरा के नाम से जाना जाता है। और आपको बताते हैं कि घाघरा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये नदियों को कहता है, इस नदियों पर शारदा नदी। आपको बता रहे शारदा नदी के पास एक पर्वत है जिसका पर्वत का नाम है मिलान पर्वत। शारदा नदी के पास एक पर्वत है जिसका नाम है मिलान पर्वत है। और इसके बाद आता है एक और नाम है जिसका नाम है सरयू नदी। सरयू नदी आपको बता दे रहे हैं कि सरयू नदी के तट पे कौन सा हमारा प्रमुख शहर बसा हुआ है? तो आपको पता होगा कि सरयू नदी के किनारे हमारा कौन सा नगरी है। तो आपको ये तो पता होगा कि सरयू नदी के किनारे हमारा कौन सा नगरी है। आपको तो पता होगा ही कि सरयू नदी के किनारे हमारा कौन सी नगरी है। तो उस नगरी का नाम है अयोध्या नगरी। ये सरयू नदी आपको फैजाबाद में मिलता है। फैजाबाद में सरयू नदी पड़ता है। इस सरयू नदी जिला फैजाबाद है। पहले जिला फैजाबाद था, लेकिन सरयू नदी अयोध्या नगरी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? अयोध्या नदी के किनारे। श्री राम जन्मभूमि, जिसका नाम है श्री राम जन्मभूमि। सरयू नदी के किनारे श्री राम जन्मभूमि। आप अगर सरयू नदी अगर अयोध्या में गए होंगे तो आप देखे होंगे सरयू नदी ज्यादा लंबा में है, लेकिन चौड़ा थोड़ा कम है। सरयू नदी का पानी स्वच्छ रहता है। वहां पे आप देखेंगे तो सरयू नदी पे प्रदूषण बहुत कम मिलता है। और हमारे जो वाराणसी की तरफ प्रदूषण है, वहाँ सरयू नदी के किनारे प्रदूषण नहीं मिलता है। और वहां पे आपको मिलेगा कि सरयू नदी अयोध्या नगरी में जब पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगता है कि हर वक्त वहां पे जगराता रहता है। हर वक्त जगराता ही रहता है। अयोध्या नगरी श्रेष्ठ नगरी है, श्री राम जन्मभूमि का नगरी है और माना जाना नगरी है। जो वहाँ का एक प्राचीन मंदिर है हनुमानगढ़ी। अगर वहां पे जाएंगे तो फेवरेस्ट वहाँ का जो हनुमानगढ़ी की लड्डू जो फेवरेस्ट कहलाता है हनुमानगढ़ी में, जहाँ पे श्री हनुमान जी का मंदिर है। वहां पे एक बात और है कि वहां पे बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा। अगर कोई भी अनवादी करेंगे तो वहां के बंदर आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उस नदी पे
हमारा सरयू नदी है। किससे? घाघरा में आता है। तो घाघरा नदी हमारा सरयू नदी है। सरयू नदी एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सप्त नदी, जिसका नाम है राप्ती नदी। एक और नदी है जिसका नाम है सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर है, नगरी है? अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी, अयोध्या अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। श्री राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि। ये पहले फैजाबाद जिला था। अयोध्या नगरी पहले फैजाबाद जिला में लगाता था, लेकिन अब ये खुद जिला बन गया है। अयोध्या जिला खुद जिला बन गया है। जो योगी सरकार ने अभी हाल में फैजाबाद का नामकरण चेंज करके इसको फैजाबाद के नाम के बदले अयोध्या जिला बना दिए हैं, और अब ये अयोध्या जिला बन गया है। और एक और नदी है जिसका नाम है राप्ती नदी। राप्ती नदी, राप्ती नदी आपको बता दें, राप्ती नदी के तट पे कौन सा जिला स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पे हमारा महत्वपूर्ण जिला स्थित है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है, वो गोरखपुर के मठ में ही रहा करते थे। तो इसके तट पे कौन सा जिला है? गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर। राप्ती नदी के तट पे हमारा गोरखपुर जिला है। राप्ती नदी के तट पे हमारा गोरखपुर जिला है। अब आपको ये होगा घाघरा नदी से संबंधित। घाघरा नदी से संबंधित कौन कौन सी नदी है? शारदा, सरयू और राप्ती, ये 3 नदियां आपको बता दी हैं। अब इसके बाद चलते हैं, हमारा अब नदी है गंडक। कौन सी नदी है? गंडक नदी। अब इसके बाद हमारी गंडक नदी है। गंडक नदी, गंडक नदी। आपको पता होगा कि गंडक नदी कहां से निकलती है? गंडक मुस्तांग नदी, जो गंडक नदी है कहां से निकलती है? आपको पता होगा कि गंडक नदी हमारा कहां से निकलती है? ये मुस्तांग से निकलती है, मुस्तांग से निकलती है। और आपको बता दें, गंडक नदी पटना के पास गंगा में मिल जाती है। पटना के पास गंगा में मिल जाती है हमारा एक गंडक नदी। जब पटना के पास गंगा में, तो एक गंडक नदी है। आपको पता होगा कि गंडक नदी के किनारे एक हमारा प्रसिद्ध एक मेला लगता है। और कौन सा मेला है? आपको पता होगा कि गंडक नदी के किनारे एक हमारा प्रसिद्ध मेला है। उस मेला का नाम है सोनपुर मेला। क्या नाम है? सोनपुर मेला। अगर आप गए होंगे सोनपुर में तो आपको ये मेला जरूर देखने को मिला होगा। तो ये मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है और ये बिहार में पड़ता है। सोनपुर मेला बिहार में पड़ता है। और बिहार में आप जब जाएंगे, दरभंगा जाएंगे, तो दरभंगा के रास्ते स्टेशन एक है, सोनपुर शायद स्टेशन भी है। तो दरभंगा से जाएंगे, जब यहाँ से वाराणसी जाएंगे दरभंगा के लिए, तो बीच रास्ते में बिहार क्रॉस करेंगे। दरभंगा से पहले एक स्टेशन पहले सोनपुर पड़ता है। तो मेला आपको बता दे रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पे इस मेले में हर चीज की बिक्री होती है। इस मेले में हर चीज की बिक्री होती है। ये पहले पशु मेला लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे एक बहुत बड़ा मेला का रूप धारण कर लिया है। तो गंडक नदी के तट पर किनारे स्थित है ये सोनपुर का मेला। और एक और नदी इसकी गंडक नदी की, जिसका नाम है शालीग्राम। एक और नदी है
शालिग्राम, शालिग्राम, शालिग्राम। ये नदी शालिग्राम है, शालिग्राम नदी। ये निकलती कहां से? शालिग्राम नदी निकलती है नेपाल से, नेपाल से। ये शालिग्राम नदी नेपाल से निकलती है। और इस अब भारत में आते आते इस नदी का नाम क्या हो जाता है पता है आपको? इस नदी का नाम हो जाता है नारायणी। शालिग्राम नदी नेपाल से निकलती है और भारत में इस नदी को नारायणी, नारायणी नदी कहा जाता है, नारायणी नदी कहा जाता है। और इस नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। अब इसके बाद आता है एक बूढ़ी गंडक। एक और नदी है, एक और नदी है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। और इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है, ये नदी बूढ़ी गंडक, भारत में इसका नाम बूढ़ी गंडक पड़ा है। और ये नदी निकलती कहाँ है? इस नदी का नाम है बागमती नदी। क्या नाम है? बागमती, बागमती, बागमती नदी। और ये बागमती नदी निकली कहां से है? आपको बता दे रहे, बागमती नदी ये नेपाल से निकली है, नेपाल से। बागमती नदी नेपाल से निकली है। और एक बात और है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती पर ही, बागमती के तट पर है। नेपाल की राजधानी, नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू बागमती के तट पर है। बागमती के तट पर नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आपको इसके बारे में पता चल गया कि बूढ़ी गंडक भारत में कहा जाता है और बागमती नदी नेपाल से निकली है। और नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू जो बागमती के तट पर स्थित है। आपको इतना हो गया। अब इसके साथ चलते हैं, हमारा एक और नदी है जिस नदी का नाम है कोसी। कौन सी नदी है? कोसी। कोसी नदी। एक कोसी नदी निकली कहां से है? आपको बता दे रहे कोसी नदी निकली कहां से है। तो कोसी नदी तिब्बत से निकली है। कहां से निकली है? तिब्बत से। कोसी नदी कहां से निकली है? तिब्बत से, तिब्बत से। कोसी नदी निकली कहां है? तिब्बत से निकली है। तिब्बत से जब निकली है तो नेपाल में प्रवेश करती है। जब नेपाल में एक पर्वतीय इलाकों से निकली हुई नदी है और जब पर्वतीय इलाकों में जब बाढ़ आ जाता है, पर्वतीय इलाकों में भारी वर्षा होने के कारण जल का बहाव निचली तलहटी में होने लगता है। जब जल का बहाव निचली तलहटी में होने लगता है तो धीरे धीरे नेपाल में प्रवेश करते हुए ये नदी हमारा बिहार में प्रवेश कर जाती है। जब बिहार में प्रवेश कर जाती है तो धीरे धीरे जब जल का पानी इकट्ठा होने लगता है तो कोसी नदी एक भयानक नदी का रूप धारण कर लेती है। जब एक भयानक नदी का रूप धारण कर लेती है तो इस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और इस नदी में आपको बता रहे हैं सूरम, इस नदी को किन, और आपको बता दे रहे हैं
इन कोसी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो कोसी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो आपको बता दे रहे हैं कि कोसी नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां अरुण, सनकोसी, अरुण, सनकोसी, सप्तकोसी, अरुण, सनकोसी, सप्तकोसी, और एक नदी है जिसका नाम है तामूर, तामूर, और एक नदी और है महानदी, महानदी। अब जब 1 2 3 4 या 5 जब ये नदियां आपस में एक रूप जल का रूप धारण कर लेती है तो ये भारत के दार्जिलिंग में प्रवेश करती है, भारत के दार्जिलिंग में प्रवेश करती है। और ये नदियां बिहार में एक शोक नदी का कोसी नदी के रूप में, एक बिहार का शोक नदी के रूप में कहलाती है। आपको ये नदियां आपको पता हो गया है कोसी नदी क्या है। अब इन नदियों के बारे में आपको पता हो गया, ये हमारी गंगा रिवर की नदियां थी। और एक अभी गंगा रिवर की नदियां खत्म नहीं हुई है, अभी है, तो गंगा रिवर की नदियां हैं। अब इसके साथ चलते हैं, हमारे गंगा नदी की सबसे बड़ी नदी कौन है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, गंगा नदी की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो अब वो लेके चलते हैं, आते हैं और आपको बताते हैं यमुना नदी। आपको कंफर्म होगा कि यमुना नदी गंगा नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकली हुई नदी है। गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से निकली हुई नदी है। और एक क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन हो गया कि गंगा नदी की सबसे बड़ी नदी कौन है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि हिमालय से निकलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी है, यमुना। और गंगा नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना। तो यमुना के बारे में चलते हैं, तो यमुना के बारे में चलते हैं। तो यमुना नदी कहाँ से निकली है, आपको ये तो पहले पता होना चाहिए कि यमुना नदी निकली तो निकली कहाँ से है। तो जब इसके बारे में पता होगा कि यमुना नदी निकली कहाँ से है, तो लोग बोलते हैं यमुनोत्री से निकल गई। तो यमुनोत्री से निकली है तो कंफर्म है यमुनोत्री से निकली है, लेकिन जगह का नाम तो दिया होगा। उस जगह का नाम है कालिंदी या बंदर पूछ। यमुना नदी कहाँ से निकली है, यमुना नदी। यमुना नदी निकली कहाँ से है, यमुना नदी का निर्माण गंगा नदी, यमुना नदी का निर्माण यमुनोत्री के पास बंदरपूछ या कालिंद। आपको पता हो गया कि यमुना नदी का निर्माण कहाँ से हुआ है। तो यमुना नदी का निर्माण यमुनोत्री के पास बंदरपूछ या कालिंद से हुआ है। तो आपको इतना तो पता हो गया कि यमुना नदी यहाँ से बहती है। एक ग्लेशियर है, बंदरपूछ या कालिंद ग्लेशियर है। क्या है, ग्लेशियर है। एक आपको बता रहे हैं, एक क्या है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर, एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है।
आपको इतना पता होगा कि हमारा यमुना नदी यहाँ से निकलती है। अब यमुना नदी यहाँ से निकलती है तो यमुना नदी किन किन राज्यों से होकर हमारे गंगा नदी में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी किन किन राज्यों से होकर हमारे राज्यों में प्रवेश करती है, तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। अब इसके बाद एक और जिला आता है, उस जिले का नाम है दिल्ली, दिल्ली। और एक और जिला आता है, आपको बता रहे हैं। और हमारा एक और राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के पास एक राजधानी, हमारा भारत की राजधानी दिल्ली। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इसके बाद दिल्ली। तो हमारा ये दो राज्य हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब इसके बाद हमारा ये यमुना नदी कहाँ प्रवेश करती है? इसके बाद यमुना नदी हमारा यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? यूपी में, यूपी में प्रवेश करती है। नोएडा, इसके तट पर एक प्रमुख जिला है, जिस जिला का नाम है नोएडा। यूपी का एक जिला यमुना नदी के तट पर है, उस जिले का नाम है नोएडा, नोएडा। यमुना नदी के तट पर ये नोएडा जिला स्थित है। अब इसके बाद चलते हैं, ये यमुना नदी हो गया। यमुना नदी कहाँ से निकली है और कैसे कैसे ये आती है, अब देखते हैं एक किन की नदियों से लेकर होते हुए गुजरती है। अब देखते हैं कि हमारे यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, या यमुना नदी में कौन कौन सी नदी तो मिलती हैं, तो इसके बारे में ले चलते हैं। एक नदी है जिस नदी का नाम है चंबल, चंबल नदी। आपको पता होगा कि चंबल नदी एक मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। ये कहाँ से निकलती है? हमारे मऊ के पहाड़ी जाना पाव, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मऊ जाना पाव की पहाड़ियां, मऊ जाना पाव की पहाड़ियां से, मऊ जाना पाव की पहाड़ियां से चंबल नदी निकलती है। आपको ये पता हो गया कि चंबल नदी निकलती है। एक किन किन राज्यों में प्रवेश करती है? ये जो हमारा चंबल नदी है, ये थोड़ा बहुत हमारा राजस्थान में अपना प्रदर्शन करती है। और इसके बाद ये हमारा जो चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश निकलती हुई देखो गंगा नदी में कैसे। अब इन चंबल नदी हो गया। अब चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, अब इसके बारे में हम देखेंगे कि चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो ले चलते हैं, इनकी सहायक कौन कौन सी नदियां हैं। तो इनकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, तो इनकी सहायक नदियां हैं शिप्रा, शिप्रा सॉरी शिप्रा। अब इसके बाद होता है गंभीर, गंभीर। इसके बाद आता है काली या सिंध, सिंध। तो ये हो गया। और यहाँ पे एक और रोचक तथ्य है, क्षिप्रा नदी के तट पे कौन सा मध्य प्रदेश का जिला है। तो आपको पता होगा क्षिप्रा नदी के तट पे एक मशहूर या प्राचीन जिला है, उस जिला मध्य प्रदेश का प्राचीन जिला है, उस जिला का नाम है उज्जैन। क्या नाम है? उज्जैन, उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और जब क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यहाँ एक हमारे महाकाल का मंदिर है। किसका? उज्जैन में एक 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है महाकाल का मंदिर। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है।
तो क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। ये हमारे चंबल की नदियां हो गई। चंबल की नदियां आपको बता दे रहे हैं, और एक चंबल नदी पे है। और चंबल नदी का और एक बात और बताते रहे कि इस चंबल नदी को हमारे जो राज्य है राजस्थान, उसकी जीवन रेखा भी मानी जाती है। चंबल नदी राजस्थान की जीवन रेखा भी मानी जाती है। और एक बात है कि चंबल नदी के तट पर राजस्थान का एक जिला पड़ता है, उस जिला का नाम है कोटा। कोटा राजस्थान राजस्थान के प्रमुख जिला कोटा। कोटा राजस्थान का प्रमुख जिला कोटा। प्रमुख जिला राजस्थान का प्रमुख जिला कोटा। ये किस नदी के तट, किस नदी पे है? चंबल। चंबल 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 नदी के तट पर है कोटा। राजस्थान का प्रमुख जिला कोटा, जो चंबल नदी के तट पर है। और राजस्थान चंबल नदी पे है। राजस्थान में जब चंबल नदी प्रवेश करती है तो वहां पे एक नदी का निर्माण होता है। उस नदी का नाम है बनास। बनास नदी। ये हमारे राजस्थान की नदी है। कहाँ की नदी है? राजस्थान की नदी है। राजस्थान की नदी बनास है। और बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी राजस्थान की जीवन रेखा नदी के रूप में मानी जाती है। और चंबल नदी के तट पे कौन सा राजस्थान का जिला है? कोटा। और कोटा जिला है। और राजस्थान की एक नदी है बनास। आपको इतना तो कंफर्म हो गया। अब इसके बाद ले चलते हैं, जो चंबल नदी है, चंबल नदी पे हमारे कौन कौन सी परियोजना है, तो इसके बारे में देखते हैं। गांधी सागर परियोजना जवाहर सागर परियोजना, महाराणा प्रताप परियोजना, गांधी सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना और महाराणा प्रताप परियोजना, ये हमारे चंबल नदी पर स्थित है। अब इतना हो गया। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी चंबल की सहायक नदियां हैं। तो अब इसके बारे में ले चलते हैं। इतना तो कंफर्म हो गया। अब यमुना नदी की और कौन कौन सी सहायक नदी है? यमुना नदी की कौन कौन सी? बेतवा नदी, बेतवा नदी। इसके बाद केन नदी, ताश नदी, बेतवा नदी रायसेन की पहाड़ियां से निकलती है। कहां से निकलती है? रायसेन की पहाड़ियां से। पहाड़ियां से। और केन नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। और टोस नदी कहां से निकलती? टॉस नदी कहां से निकलती है? ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलती है। अब इसके बाद एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी। यहां तक तो कंफर्म हो गया।
कितना ये निकलती हैं। लेकिन आपको ये भी कंफर्म हो गया है कि हमारा यमुना नदी कहाँ, यमुना नदी तो हो गया, लेकिन यमुना नदी अब ये बात अभी एक बात और रही है कि यमुना नदी कहाँ भारत उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है। अभी एक क्वेश्चन रह गया। तो यमुना नदी की जितनी सहायक नदियां थी, यमुना नदी की जितनी भी सहायक नदियां थी वो हो गया। अब इसके बाद यमुना नदी हमारा इलाहाबाद में संगम के तट पर आके मिलती है। कहाँ पे आके मिलती है? प्रयाग में। इलाहाबाद के प्रयाग में हमारा इधर से गंगा नदी और इधर से यमुना नदी और एक और लुप्त वाहिनी नदी है। एक नदी का नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी लुप्त वाहिनी नदी के रूप में माना जाता है, जो समय के अनुसार अपनी धारा को परिवर्तित करती रहती है। तो यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी, जब तीनों नदी आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे एक संगम का निर्माण होता है, जो इलाहाबाद के संगम के नाम से प्रसिद्ध है। जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। उस मेले का नाम है माघ में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला माघ में लगता है, जो संगम माघ कुंभ का मेला के नाम से जाना जाता है। अब ये हो गया, इतना हो गया। ये हमारा यमुना नदी आके मिलती है इलाहाबाद में। तो इतना हो गया यमुना नदी के बारे में। ये हमारे गंगा की सहायक नदी थी। यमुना नदी हमारी गंगा की सहायक नदी थी। अब इसके बाद चलते हैं सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी निकलती कहाँ से है आपको बता रहे हैं। सोन नदी निकलती कहाँ से है? तो सोन नदी हमारी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी हमारी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से तीन नदी का निर्माण होता है। आपको बताते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदी का निर्माण होता है। तीन नदी का निर्माण होता है। एक नदी सोन कहलाती है, जो गंगा में, पटना के पास गंगा में, जो छत्तीसगढ़ से होते हुए आपको बताया है कि यूपी और झारखंड, बिहार से होते हुए जाके गंगा में मिल जाती है। और इसके बाद एक और नदी आता है जो महानदी के नाम से जाना जाता है। महानदी और सोन नदी, एक और नदी निकलती है नर्मदा। ये हमारी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये इतना नदी हो गई। तो हमारे अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का निर्माण होता है। अभी ये नदियों के बारे में बाद में बताएंगे आपको, इसके पहले सोन नदी के बारे में बताते हैं। तो सोन नदी एमपी, यूपी, झारखंड उन किन किन राज्यों में बहती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये चार राज्यों में अपना जल के रूप में बहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्य में सोन नदी बहती है। और सोन नदी से एक और नदी निकलती है, उस नदी का नाम है रिहंद नदी। इसकी एक नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी, इसकी एक नदी है रिहंद नदी। आपको बताते हैं ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम डैम के रूप में जाना जाता है। क्या है? कृत्रिम डैम। ये सोन नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी पे एक डैम बना है जो रिहंद परियोजना के नाम से जाना जाता है। रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो रिहंद डैम का निर्माण है। ये डैम कैसा है? कृत्रिम है। ये डैम कृत्रिम है। कैसा है? कृत्रिम है। ये डैम कृत्रिम है।
जो मानवकृत डैम का निर्माण होती है। अब हमारा गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है आपको बता रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि हमारा जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी या गंगा नदी, तो गंगा नदी ए भागीरथी नदी जब कोलकाता में पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, जब ये नदी पश्चिम बंगाल में और जब ये नदी पश्चिम बंगाल में जब ये नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो ये नदी दो धाराओं में बट जाती है। ये नदी जब हमारी जो भागीरथी नदी है और या गंगा नदी है, जब भागीरथी नदी या गंगा नदी जब ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा चला जाता है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। और ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो एक धारा जो चला जाता है वो बांग्लादेश में चला जाता है। और जो इसकी एक छोटी धारा है, एक धारा ऐसे बहती हुई जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करता है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो उसी जगह से एक और धारा कट जाती है। इस धारा का नाम हो गया हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। हुगली नदी ये नदी जो है वित्रिका नदी के रूप में जानी जाती है। किस नदी के रूप में जानी जाती है? वित्रिका नदी के रूप में। हुगली नदी को वित्रिका नदी कहा जाता है। हुगली नदी को वित्रिका नदी कहा जाता है। तो ये दो धाराओं में जब बढ़ जाती है तब ये जो भागीरथी नदी है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है इस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और हुगली नदी को क्या कहा जाता है? वित्रिका। एक वित्रिका नदी के हुगली नदी को वित्रिका नदी कहा जाता है। और बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब हुगली नदी के तट पे एक कोलकाता का प्रमुख शहर है जिसका नाम एक पश्चिम बंगाल का हुगली नदी के तट पर एक पश्चिम बंगाल का प्रमुख शहर है जिसका नाम है कोलकाता। जो कोलकाता हमारा शहर है वो किस नदी के तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर हमारा कोलकाता शहर है, जो भारत का एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। एक प्रमुख बंदरगाह टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। तो ये कोलकाता शहर हुगली नदी के ही तट पर स्थित है। आपको इतना तो कंफर्म हो गया कि वित्रिका नदी कैसे कहते हैं। वित्रिका नदी उसे कहते हैं जो निकली हुई धारा दोबारा आपस में न मिले। सीधा वो कहाँ पे मिल जाती है? सीधा बंगाल की खाड़ी में वह धारा मिल जाती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कि दोबारा वापस आती है। दोबारा अगर वापस आती तो इसको वित्रिका नहीं कहते। अगर वापस नहीं आ रही है तो इसीलिए इसको वित्रिका कहते हैं। यह हुगली नदी, इसको आपको क्वेश्चन दे देंगी कि कौन सी नदी को वित्रिका नदी कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि हुगली नदी को वित्रिका नदी कहा जाता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया। और एक बात और है कि जब ये भागीरथी नदी जब इन दो धाराओं में जब ये बढ़ती है तो किस स्थान पे बढ़ती है आपको बता रहे हैं? पवंगल। पश्चिम बंगाल के पवंगल नामक स्थान से हमारी जो भागीरथी नदी है ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक हुगली नदी के रूप में, एक गंगा नदी के रूप में, जिसे पद्मा नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी के रूप में जाना जाता है। तो आपको एक बात और है कि हुगली नदी के तट पर एक परियोजना का
निर्माण हुआ है। वो क्यों, किस कारण हुआ है, अभी बता रहे हैं आपको कि हुगली नदी के तट पर एक परियोजना का निर्माण हुआ है। उस परियोजना का नाम है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना फरक्का परियोजना। हुगली नदी पे छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं, और छोटे छोटे जो डैम बनाए गए हैं, आपको बता रहे हैं कि छोटे छोटे डैम किस लिए बनाए गए हैं। हुगली नदी कोलकाता पश्चिम बंगाल का शोक नदी के रूप में जाना जाता है। किस नदी के रूप में जाना जाता है? कोलकाता का शोक नदी हुगली नदी को कहा जाता है। इसलिए छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं, जिस कारण वहां के जल, वहां के पानी की वितरण धारा जो है थोड़ा कम किया जाए, इसलिए वहां डैम का निर्माण किया गया है। जो फरक्का परियोजना है, ये कोलकाता की महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में जाना जाता है। कोलकाता की महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में, फरक्का परियोजना के रूप में जाना जाता है। ये हो गया हमारा गंगा रिवर। और गंगा रिवर आपको बता रहे हैं कि पूरे गंगा रिवर के बारे में आपको बेसिक से बता चुके, एकदम बेसिक लेवल से गंगा रिवर के बारे में बता दिए हैं। तुम्हारा गंगा रिवर एक खत्म हो गया। ये हमारा उत्तर के नदियों के बारे में था। अब इसके बाद चलेंगे कि हमारा जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र, तो पूर्वी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें कोई ज्यादा शाखा नहीं है, ज्यादा लंबी है, लेकिन इसकी कोई नदियों से जुड़ाव बहुत कम है। तो इन नदियों के बारे में चलेंगे, देखते हैं, उसको भी विस्तार थोड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। अब ले चलते हैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी एक कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील के पास कौन से स्थान है? चेन युंग डुंग नामक स्थान से निकलती है। जो इस नदी की सहायक नदियां हैं, आपको बता रहे हैं, इसको तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है। एक हो गया, और एक हो गया तिब्बत में इसके सांगपो के नाम जाना जाता है। और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो आपको, जब ब्रह्मपुत्र नदी जब हमारे भारत राज्य में जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और जब यही नदी हमारा असम में प्रवेश करती है, तो इसको किस नाम जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। जब यही नदी असम में प्रवेश करती है, तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम जाना जाता है। और जब यही नदी हमारा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको यमुना के नाम जाना जाता है। यमुना। ये हो गया। अब इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो देख लीजिए इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कामेंग, लोहित दो हो गया, और इसका सबन सिटी
सबन सिटी बरेली, सबन सिटी बरेली, इसका मानस धनसिरो, मानस धनसिरो, रैदाक, और रैदाक के बाद पंगलाडिया, कोपली। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। किसकी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कामेंग, लोही, सबन सिटी, बरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पंगलाडिया और कोपली। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हो गई। ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हमारे और उत्तर में कौन कौन सी नदियां हैं उसके बारे में पता कर देते हैं। ब्रह्मपुत्र की एक और सहायक नदी है, आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र की एक और कौन सी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी कहाँ से निकली है? आपको पता होगा तीस्ता नदी कहाँ से। इस तीस्ता नदी का उद्गम लहमो झील से हुआ है। लहमो झील से हुआ है। और कहाँ की है ये नदी? ये नदी आपको बता रहे हैं कि सिक्किम की जीवन रेखा नदी है। तीस्ता नदी लहमो झील से निकला है। लहमो झील से निकला है। सिक्किम की जीवन रेखा है। और तीस्ता नदी कहाँ? 310 किलोमीटर लंबी है। 310 किलोमीटर लंबी है। और यह नदी आगे जाकर कहाँ मिलती है? और यह नदी आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और इसी के साथ हमारे उत्तर की नदियों के बारे में हो गया है। अब ले चलेंगे आपको पूरब के नदियों के बारे में। पूरब की नदियों के बारे में देखेंगे कौन कौन सी नदी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ले चलेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरब की नदियों के बारे में बताएंगे कौन कौन सी पूरब की नदियां, उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो इसी के साथ हमारे उत्तर की नदियों के गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये 2 नदियां हो गई हैं। अब इसके बाद पूरब की नदियों के बारे में लेकर आएंगे, जो उनकी प्रमुख कितनी सहायक नदियां हैं उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और जो समझ में आए कमेंट करिएगा। और कमेंट करेंगे तो आपको चैनल के माध्यम से और क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।